सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम अध्याय 2 12th क्लास हिस्ट्री के पार्ट 2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अध्याय 2 का नाम है राजा, किसान और नगर। इसमें हम आरंभिक साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी सन के बीच कौन कौन से विस्तृत साम्राज्य अस्तित्व में आए। तो यहाँ जो सब टॉपिक है एक आरंभिक साम्राज्य है। इसमें हम मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से महान सम्राट हुए इसके बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य साम्राज्य को महान क्यों कहा जाता है इस संबंध में भी विचार विमर्श करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भी सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले एक आरंभिक साम्राज्य कहता है मगध साम्राज्य का जो जो विकास होता गया, मगध साम्राज्य के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 321 ईसा पूर्व में की गई थी। किसके प्रयासों से? इनके गुरु का नाम था कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनके प्रयासों से 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इन्होंने मगध के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके साम्राज्य में पश्चिमी उत्तर भारत में अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक ये क्षेत्र फैला था। इसका साम्राज्य पश्चिमी उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र आते थे। बाद में उनके पौत्र अशोक, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वाधिक महान शासक कहा जाता है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो यहाँ इस सब टॉपिक में एक अंक के प्रश्न बनते हैं। अभी मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 321 ईसा पूर्व में हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अशोक था। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। 261 ईसा पूर्व में विजय प्राप्त की। अब हम इसकी जानकारी के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं देखिए। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकार विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हैं। जो स्रोत हैं उनमें पुरातात्विक स्रोत हैं और समकालीन रचनाएं। पुरातात्विक स्रोतों में हम मूर्तिकला को ले सकते हैं, वास्तुकला को ले सकते हैं, अभिलेखों को ले सकते हैं। अभिलेखों में खासकर हमें सम्राट अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं। प्रारंभ में जो अभिलेख मिलते हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे मिलते हैं। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो बर्मी लिपि में मिले हैं, खरोष्टी लिपि में मिले हैं, और जो पश्चिमी उत्तर भारत से जो अभिलेख मिले हैं, जो कि अफगानिस्तान से मिले हैं, बलूचिस्तान से मिले हैं, वो अरामाइक और यूनानी लिपियों में उनका प्रयोग किया गया है। और उनकी जो ये अभिलेख हैं वो खरोष्टी में लिखे गए और इनकी लिपि है वो अरामाइक और यूनानी है। अब आता है साहित्यिक रचनाएं या वो लिखित दस्तावेज जिनसे मौर्य साम्राज्य की जानकारी हासिल होती है। वो है मैगस्थनीज की इंडिका है। मैगस्थनीज की इंडिका से, मैगस्थनीज जो कि 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच भारत में रहा, उसने भारत के पश्चिमी उत्तर क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ लिखा। मैगस्थनीज ने प्रशासन के बारे में भी लिखा, समाज के बारे में भी लिखा। मैगस्थनीज बताता है कि प्रशासन की देखरेख के लिए वो एक
समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख करता है। दूसरी जो साहित्यिक रचना है वो विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस है। उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल होती है। चाणक्य का अर्थशास्त्र है, उससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी हासिल होती है। तो और इसके साथ साथ प्रवर्ती बौद्ध और जैन ग्रंथों से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी हासिल होती है। अशोक अभिलेख मिले हैं, अभिलेखों से हमें सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक पहला सम्राट था मौर्य साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य का ही नहीं भारत का, जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश दिए। क्या संदेश थे? उसने वो संदेश पत्थरों पे खुदवाए और पालिश किए हुए स्तंभों पर खुदवाए। वो संदेश क्या थे? उन संदेशों पर उसने धम्म का प्रचार लिखा। अभी बड़ों के प्रति सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, सन्यासियों ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखें, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करें, दूसरे धर्मों और परंपराओं का भी आदर करें। ये चीज़ें उसमें शामिल थी। तो यहाँ जो 3.1 टॉपिक है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, यहाँ जो प्रश्न बनेगा वो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत बताइए। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हम सिक्कों को ले सकते हैं, अभिलेखों को ले सकते हैं, मूर्तिकला को ले सकते हैं, जिनसे हमें इस साम्राज्य के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल होती है। और सम्राट अशोक के अभिलेख इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें सम्राट अशोक के धम्म के बारे में भी जानकारी मिलती है, उसके द्वारा नियुक्त किए गए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। साहित्यिक अभिलेखों में हम मैगस्थनीज की इंडिका, विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, प्रवर्ती जैन और बौद्ध ग्रंथों को शामिल कर सकते हैं। संस्कृत वाग्मय से भी हमें इस साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस साम्राज्य की जानकारी के ये हमें प्रमुख स्रोत थे। और जो अभिलेख मिलते हैं उन अभिलेखों से हमें अशोक के धम्म के बारे में क्या जानकारी मिलती है, अशोक के धम्म के सिद्धांतों के बारे में क्या जानकारी मिलती है। ये 2 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो उसमें जो हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं उसमें उसने धम्म अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं और उसने अभिलेखों के माध्यम से अपने धम्म का प्रचार किया। उसकी मुख्य बातें क्या थी कि बड़ों के प्रति आदर करें, यानी बड़ों के प्रति आदर व्यक्त करें, बड़ों का सम्मान करें। समाज में जो सन्यासी और ब्राह्मण हैं उनके प्रति उदारता रखें, उनको दान दें, सेवकों और दासों के प्रति भी उदार रहें, दूसरे धर्मों और परंपराओं का भी आप सम्मान करें। अब दूसरा सब टॉपिक है साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन में आप सभी जानते हैं, आधुनिक प्रशासन आपने देखा होगा। जैसे कि भारत के प्रशासन के बारे में बात करें तो भारत का जो प्रशासन है वो संसद द्वारा संचालित होता है। संसद में भी कैबिनेट होता है। जो लोकसभा होती है, लोकसभा में जो पार्टी बहुमत में होती है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है और कैबिनेट की सहायता से वो देश का शासन चलाता है। प्रत्येक के विभाग का बंटवारा होता है, विभागों में प्रधानमंत्री की सलाह से विचार विमर्श करके प्रशासन चलाया जाता है। इसी प्रकार से कुछ प्रशासन मौर्य काल का था। मौर्य काल में क्या है? मौर्य काल में सम्राट या शासक प्रमुख अधिकारी था। उसकी हेल्प के लिए मंत्रीगण होते थे। मंत्रियों के विचार विमर्श से परामर्श से वो प्रशासन चलाता था। साम्राज्य की एक राजधानी होती थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी मगध थी। मगध साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। वहाँ की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र से ये अपना प्रशासन को संचालित करते थे। इसके साथ साथ 4 और प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तक्षशिला था, उज्जैनी था, तोसाली था, तोसली और स्वर्णगिरी।
इन सब का उल्लेख हमें अशोक के अभिलेखों में मिलता है। यानी कि इस तरह से हमें ये जानकारी हासिल होती है कि सीमांत क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। और ये जो प्रशासनिक केंद्र थे ये भूतल मार्ग पर, व्यापारिक भूतल मार्ग पर भी स्थित थे, कुछ नदियों के मार्ग पर भी स्थित थे। इन मार्गों की देखरेख के लिए सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी। मैगस्थनीज बताता है कि प्रशासन की देखरेख के लिए एक समिति और 6 उपसमितियों का गठन किया गया था। इनमें वो सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 समितियों का उल्लेख करता है। इनमें से कहता है एक का काम नौसेना का संचालन करना था। नौसेना आप जानते होंगे। दूसरी का काम था, कहता है यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम था पैदल सैनिकों का संचालन करना। और चौथी का काम अश्वरोहियों का, अश्वरोही यानी जो घुड़सवार थे उनकी देखरेख करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना। पांचवी का काम था रथरोही, जो रथों को हाँकते थे, रथों से अपनी सेना का नेतृत्व करते थे। छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। और जो दूसरी उपसमिति थी उसका दायित्व भी विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था थी। सैनिकों के लिए भोजन तथा जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना उनका काम था। सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की वो नियुक्ति करते थे। तो यहाँ अलग से भी प्रश्न बन जाता है, मैगस्थनीज द्वारा बताए गए समिति और उपसमितियों के दायित्वों का उल्लेख करें। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और उसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारी नियुक्त किए। तो इसको अब एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में चर्चा करें, इसके क्या विशिष्ट अभिलक्षण थे और अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए क्या प्रयास किया। तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में शासक या राजा सर्वेसर्वा था। मंत्रियों की सहायता से वो प्रशासन चलाता था। प्रशासन के 5 प्रशासनिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र थी, तक्षशिला थी, उज्जैनी, तोसली और श्रवणगिरी, ये 5 प्रशासनिक केंद्र थे। ये भूतल व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। इनका अपना महत्व था। व्यापारिक मार्गों की देखरेख के लिए सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी। मैगस्थनीज ने भी इस बात का उल्लेख किया कि प्रशासन को चलाने के लिए एक समिति और 6 उपसमितियां होती थी। उन्होंने सभी का काम भी गिनाया है। जैसे कि एक का काम नौसेना का संचालन करना था, दूसरी का यातायात और खान पान का संचालन करना था, तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन करना था, चौथी का अश्वरोहियों का, पांचवी का रथरोहियों का तथा छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। जो दूसरी उपसमिति थी उसका दायित्व भी दिया गया है। उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन तथा जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों तथा शिल्पकारों की नियुक्ति करना उसका काम था। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए प्रयास किया। उसने धम्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया इसके लिए, और उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। अगला प्रश्न बनता है, मैगस्थनीज ने अधिकारियों के कौन कौन से कार्य गिनाए हैं। सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे, या मैगस्थनीज के विवरण में हमें अधिकारियों के किन किन कार्यों का वर्णन देखने को मिलता है। मैगस्थनीज के विवरण से हमें महान अधिकारियों के कार्य के बारे में जानकारी हासिल होती है। कुछ नदियों की देखरेख करते थे।
अभी कोई पानी का गलत दुरुपयोग न कर ले, इसलिए कुछ नदियों की देखरेख करते थे। कुछ अधिकारी भूमि मापन का काम करते थे, क्योंकि राजस्व था वो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होता था और वो भूमि से ही आता था, इसलिए भूमि का मापन करना जरूरी होता था। तो कुछ अधिकारी भूमि का मापन करते थे। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों को जो पानी छोड़ा जाता था उसकी देखभाल करते थे। क्यों करते थे? ताकि पानी का वितरण सभी को समान रूप से हो सके। कुछ अधिकारियों का संचालन करते थे और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते थे। कुछ कर वसूली करते थे। कुछ भूमि से जुड़े जितने भी व्यवसाय थे उनका निरीक्षण करते थे और साथ ही लक्कड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते थे। अगला सब टॉपिक है कि मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था। क्योंकि मौर्य साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था। इसमें सम्राट अशोक जैसे महान शासक हुए थे। इस साम्राज्य के बारे में जानकारी के हमें विशिष्ट स्रोत जैसे कि साहित्यिक स्रोत भी, अभिलेख, मूर्तिकला आदि से विशिष्ट जानकारी हासिल होती है। और इसमें अशोक जैसे महान सम्राट के बारे में भी जानकारी हासिल होती है, जो दूसरे राजाओं की अपेक्षा काफ़ी विनीत था, परिश्रमी था, उदार था। लेकिन ये साम्राज्य 150 वर्षों से भी ज़्यादा नहीं चल पाया और इस साम्राज्य का पतन हो गया। तो आज का हमारा यही सब टॉपिक था, एक आरंभिक साम्राज्य। इसमें हमने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में, उसकी स्थापना, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों के बारे में पढ़ा, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ा, अशोक के धम्म के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा और मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण क्यों था, इतना महत्वपूर्ण क्यों था और उस समय जो अधिकारी होते थे वो क्या क्या कार्य करते थे, इनके बारे में हमने इस पर चर्चा की। तो आगे हम अगला टॉपिक लेके आएंगे फिर। तब तक नमस्कार।